NCERT Class 10 Geography Chapter 2 Forest and Wildlife Resources. Forest and Wildlife Resources, Flora and Fauna in India. Flora डिनोट करता है प्लांट को और fauna एनिमल को. India is one of the world's richest country in the term of its vast area of biological diversity. When we talk about diversity, when we are talking about diversity in any matter, then we are talking about variety. When we are talking about different number, India is a vast country in the term of biodiversity. Then we are talking about in India there are various type of plant, flora and fauna. Biodiversity is defined as variability among living organisms from all sources. जितने भी sources हैं, terrestrial, marine, aquatic ecosystem और जितने भी इकोलॉजिकल कम्प्लेक्सेस है. तो हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत तरह के डाइवर्स स्पीसीज़ वहाँ पे मिलते हैं, बहुत तरह के डाइवर्स स्पीसीज़ है, दोनों में एक इंटर रिलेशन है सभी चीज़ों में. ये डिफिनेशन दिया गया था यूनाइटेड नेशन अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में 1992 में जो हुआ था, जो चैप्टर 1 में हमने डिस्कस भी करा है. IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने क्लासीफाई किया है स्पीसीज़ को नॉर्मल स्पीसीज़, इंडेंजर्ड स्पीसीज़, वल्नरेबल, रेयर और वेरियस कैटेगरी में. नॉर्मल स्पीसीज़ क्या होते हैं? वो स्पीसीज़ जिसका पॉपुलेशन नॉर्मल है. नॉर्मल का मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात ज़्यादा नहीं है. जैसे कैटल हो गए, साल, पाइन के पेड़ हो गए. इंडेंजर्ड, डेंजर्ड से याद रख सकते हैं जो डेंजर में है, जो खतरे में है, जिन पर खतरा मंडरा रहा हो एक्सटिंक्शन का. सर्वाइवल पर ऑफ सच स्पीसीज इज डिफ़िकल्ट, उनका डिफ़िकल्ट है. और जो फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो इमीडिएटली रिमूव नहीं किया गया, अगर एड्रेस नहीं किया गया, तो नियर फ्यूचर में हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएं. एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन रेनो. नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीसीज. वल्नरेबल, दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू इंडेंजर्ड. हो सकता है कि नियर फ्यूचर में इंडेंजर्ड में मूव कर जाएं अगर इनका जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, निगेटिव फैक्टर, उसको अगर सही से एड्रेस नहीं किया गया, जैसे कि गंगेटिक डॉल्फिन, एशियाटिक एलिफेंट. तो वल्नरेबल से इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट, और एक होता है लीस्ट कंसर्न. कंसर्न तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लिस्ट है. तो यहाँ से फिर अगर उसको एड्रेस नहीं किया गया लिस्ट कंसर्न को, तो फिर वो वल्नरेबल में मूव कर जाएगा. एक होता है इंडेमिक, जो स्पीसीज़ केवल उसी जगह पर मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, वो एक निश्चित जोग्राफिकल एरिया में ही मिलते हैं और आइसोलेटेड है नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर से. जैसे अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान विल्ड पिग और एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो पहले मिलते थे लेकिन आज वो अब नहीं मिल रहे हैं. जैसे एशियाटिक चीता एशिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है और केवल अब वो मिलता है ईरान में, जो एशियाटिक वाला चीता है. अब क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस के? अब दो फैक्टर में रख सकते हैं, एक तो नेचुरल है और दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड ह्यूमन. नेचुरल में फ्लड, फ्लड एक तरह से नेचुरल है बट काफ़ी हद तक ह्यूमन बीइंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. जो मकिंग किया जा रहा है, जो सिल्ट है, जो गाद नदियों में जा रहे हैं, अर्थक्विक, लैंडस्लाइड, और जो स्पीसीज है राइवलरी एमोंग स्पीसीज, यानी कई बार इन्वेंसिव स्पीसीज को मानव जानबूझकर या अनजाने में किसी स्पीसीज में ला देता है. उसको पता नहीं होता है, कोई प्लांट को ले आया किसी एरिया में, उसको पता नहीं है क्या पन, अब वो आक्रमणकारी है, इन्वेंसिव है, आसपास के एरिया को वो साफ़ कर देगा. फिर लैक ऑफ पॉलिनेशन एंड डिजीजेस. कई बार होते हैं अमेरिका में या कई जगहों पर ऐसा हुआ है, पॉलिनेटर सभी, एक फूल था वो गायब होने लगा. अब पता चला इस फूल के गायब होने के कारण एक स्पीसीज है, क्योंकि जो स्पीसीज उसको पॉलिनेट करता है वो जिस पर डिपेंडेंट है वो ख़त्म हो रहा है. तो ये भी फैक्टर होता है कि जो एक हर एक इकोसिस्टम में हर एक जीव एक दूसरे पर चेन की तरह जुड़े हुए हैं. अगर एक भी अगर डिस्टर्ब हुआ तो पूरी की पूरी स्पीसीज डिस्टर्ब होने लगती है. मैन मेड कॉज में देखिएगा सबसे बड़ा है फ्रैगमेंटेशन और हैबिटेट लॉस. हैबिटेट लॉस कैसे होता है? डिफॉरेस्टेशन के कारण, पेड़ों की कटाई के कारण आवास का खंडन होता है. और पेड़ों की कटाई के बहुत सारे कारण हैं, कम्युनिकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, हाउसिंग के लिए, रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए, माइनिंग के लिए और बहुत सारे चीज़ों के लिए. और
ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो हमेशा से एक कारण दिया जाता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हंटिंग, पोचिंग, इलीगल ट्रेड, फिर वेटलैंड है उसको आप एक्वायर कर रहे हैं, अर्बन अनकंट्रोल, अर्बन स्प्रॉल, ये भी काफ़ी हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोस्टल एरिया में जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसके जो नॉर्म है उसको अनदेखा किया जाता है, तो कई तरह के यह भयावह स्थिति को उजागर करता है। अब कैसे इसको कंजर्व किया जाए, सरकार ने कई प्रयास किया है। अब इसके लिए दो तरह के होते हैं, एक्स सीटू और इन सीटू। इन का मतलब जो जहाँ पे है उसी जगह पर उसका कंजर्वेशन करना। इन सीटू में जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरी बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट। और एक्स सीटू में जैसे बॉटनिकल गार्डन है जो कभी कभी सेंचुरी बनाया जाता है, जैसे बिहार में भी बन रहा है, विक्रमशिला में गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बन रहा है, ऑब्जर्वेटरी बनाया जाएगा। फिर यूपी मध्य प्रदेश में भी बनाया जाएगा डॉल्फिन के लिए। तो कई जगह पे घड़ियाल के लिए भी बनाया जाएगा, कई जगहों पर दिखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बॉटनिकल गार्डन में भी कई तरह के पेड़ पौधे को लगाया जाता है, ये सब कारण है। अब इंडिया में 1951 में ही केवल 5000 से अधिक पेड़ों को काट लिए गए थे वेरियस प्रोजेक्ट के लिए। अभी रिवर वैली लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। क्या होता है लिंकिंग में कि जो एक एरिया है जहाँ पे फ्लड आता है और जहाँ पे एक्सेस पानी है, वहाँ से दूसरी जगह पर जहाँ पे कम पानी है, पानी को ट्रांसफ़र किया जाता है। इस बीच में जो फॉरेस्ट होता है इसका डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, और जिसके कारण काफ़ी रेयर स्पेसीज़ का भी लॉस हो जाता है। तो बहुत सारे कैटेगरी हैं, बहुत सारे फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। घड़ियाल काफ़ी न्यूज़ में रहता है। घड़ियाल इसको माना जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एक होता है मगर, एक होता है क्रोकोडाइल और एक होता है घड़ियाल। घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसको माना जाता है इंडिया में। नेक्स्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और अनप्रोटेक्टेड। एक काफ़ी सारे कैटेगरी फॉरेस्ट के भी बनाए गए हैं। एक है रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड। रिजर्व फॉरेस्ट लगभग 1/3 जो फॉरेस्ट हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, सॉरी हाफ जो फॉरेस्ट है, एक लगभग 50% रिजर्व फॉरेस्ट है। ब्रिटिशर्स ने भी फॉरेस्ट को रिजर्व घोषित कर दिया था ताकि उनसे उनको टिम्बर मिलते रहे, लकड़ी मिलते रहे। और प्रोटेक्टेड एरिया लगभग 1/3 जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आता है। सरकार ने भी कई सारे प्रयास किए हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ताकि फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व किया जा सके। अब बहुत सारे फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे ऐसे भी स्पीसीज़ थे जो पहले मिलते थे, आज वो नहीं मिलते हैं, अब वो सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। उनको बचाने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। कम्युनिटी रिजर्व किया जा रहा है। चिपको आंदोलन एक फेमस आंदोलन जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सरकार कई सारे प्रयास कर रही है, NGO भी प्रयास कर रही है। अब इसके लिए सरकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कई शेड्यूल बना के आई है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 और 2 में उसको रखा जाता है जो ज़्यादा जिन पर खतरा मंडरा रहा हो, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB, हॉर्नबिल और बहुत सारे हैं, किंग कोबरा, स्क्वायरल, हिमालयन ब्राउन बियर, ये सब दे रखा है इसी बुक में। फिर शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 4 है, तो कई 6 शेड्यूल तक है। 6 शेड्यूल में उसको कहा जाता है जो उतना ज़्यादा उस पर जिस पर कंसर्न नहीं है। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।